आगे जॉन और करण कवि को उन लोगों से बचाकर घर वापस लेकर आ जाते हैं। उसके बाद जॉन करण से अकेले बात करने के लिए जाता है और जॉन करण को कहता है, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे क्या बात करने वाला हूँ। पिछली बार मैंने तुमसे यही बात करी थी पर हमारी बात अधूरी रह गई थी, इसलिए आज मैं साफ साफ कह रहा हूँ, कभी तुम्हारे पास सेफ नहीं है। वो गुंडे कब कवि पर हमला कर दे तुम भी नहीं जानते और मैं कवि की सेफ्टी को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए कवि को अब मेरे साथ घर वापस जाना होगा। और इस बात से अब तुम भी एग्री करते होगी कि अगर कभी यहाँ पर रही तो उसकी जान पर खतरा मंडराता रहेगा, इसलिए मैं कवि को जाकर कह रहा हूँ कि मैं उसे अपने साथ वापस ले जाने वाला हूँ। तो करण कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कवि से इस बारे में बात करूंगा। और करण कवि से इस बारे में बात करने के लिए चला जाता है। आगे कवि करण को कहती है, तुम्हें मुझसे कुछ बातें कहनी थी ना, बताओ तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। तो यहाँ पर करण कवि को कहता है, अब हमें पति पत्नी बनने की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आज मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। तुम जॉन के साथ उसके घर पर जाकर रहोगी, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। जब कभी ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो करण को कहती है, क्या ये सब उस हादसे की वजह से है, इसलिए तुम मुझे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहे हो ना। तो करण कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम्हारा काम अब पूरा हो गया, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये बात सुनकर कवि को बहुत ही बुरा लगता है और वो करण को कहती है, तुमने क्या मुझे कोई सामान समझ कर रखा है, जब तुम्हारा मन करे तो मुझे यहाँ पर रोक लो और जब तुम्हारा दिल करे तो मुझे कहीं भी उठाकर फेंक दो, आखिरकार तुमने मुझे समझ क्या रखा है। तो करण कहता है, हमारी बस एक डील हुई थी और इस डील के मुताबिक तो हम दोनों को अलग अलग रास्ते जाना ही था, तो अब वक्त आ गया हम दोनों के अलग होने का, इसलिए अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधो और जॉन के साथ उसके घर चली जाओ। और यहाँ पर करण कवि से बहुत ही रूडली बात करता है और वो वहाँ से चला जाता है। वेल करण कवि से रूडली बात कर तो लेता है पर उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कभी उससे दूर जाए, पर उसके हालात उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ करीबात को पता चल जाता है कि साकोन उसका पीछा कर रहा है, तो वो उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है और उसे सीधा सुजाता के पास लेकर जाता है। तो यहाँ पर सुजाता साकोन को बचाने के लिए झूठी मूठी कहानी बनाने लगती है कि मैंने बस साकोन को आपके पीछे इसलिए लगाया था ताकि वो आप के जरिए कवि का पता लगा सके, क्योंकि आप तो हमें कवि के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे, जिस वजह से मैंने ये सारा कारनामा किया। और यहाँ पर सुजाता अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में करीबात को फंसा लेती है। तो करीबात भी यहाँ पर इन लोगों को वार्निंग देता है कि ये आखिरी गलती समझकर मैं इसे माफ कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा से अगर आपने ऐसी हरकत की तो मैं आप लोगों को माफ नहीं करूंगा। और करीबात ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो सुजाता के इस कारनामे की वजह से करीबात को सुजाता पर शक हो जाता है और उसे लगता है कि अब एक कवि ही है जो पूरी सच्चाई उसे बता सकती है, इसलिए वो फिर से प्रिया के पास जाता है कवि के बारे में पूछने के लिए। पर कवि उसे फिर से प्रिया के बारे में कुछ भी नहीं बताती, उल्टा उसे कहती है कि अगर तुम्हें कवि को ढूंढना है तो जाकर खुद ढूंढो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए मुझे इस तरह परेशान करना बंद करो। तो बेचारा करीबात खाली हाथ उसके घर से वापस आ रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो एक पोस्टमैन को देखता है जो प्रिया के भाई का लेटर उसके लिए लेकर आया हुआ होता है। तो करीबात उस लेटर को ले लेता है कि तभी वहाँ पर प्रिया आ जाती है और इस बात पर भी वो करीबात पर खूब भड़कती है कि तुम बिना पूछे किसी के सामान को हाथ कैसे लगा सकते हो, तुम पुलिस ऑफिसर हो या गुंडे। और इसी बात को लेकर दोनों में तू मैं हो जाती है। तो प्रिया कहती है, अगर तुम मुझे इसी तरह हैरेस करते रहे ना तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। तो बेचारे करीबात को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। तो बेचारी प्रिया बहुत ही परेशान हो जाती है कि कहीं करीबात ने इस लेटर को देख तो नहीं लिया। इधर करीबात को भी पता चल जाता है कि कवि कहीं ना कहीं प्रिया के भाई के साथ उसी गाँव में है, इसलिए उसे उसी गाँव में जाकर कवि के बारे में पता लगाना होगा। दूसरी तरफ कवि अपना सारा सामान पैक कर रही होती है, तो वो जाने से पहले करण के लिए एक लेटर छोड़कर जाती है और रूम से निकल जाती है। आगे सारे लोग कवि को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि कवि यहाँ से जाए, पर कवि किसी की भी बात नहीं मानती क्योंकि इस घर का मालिक ही उसे इस घर से जाने को कह रहा है, तो वो इस घर में फिर किस हक से रुके। इधर सैंग फिर भी कोशिश करने की कोशिश करता है और वो अपने अंकल को समझाने की कोशिश करता है कि अगर कवि यहाँ से चली गई तो वो बाद में बहुत ही पछताएंगे, इसलिए वो जाकर कवि को रोक ले। पर यहाँ पर करण सैंग की भी बात नहीं सुनता, उल्टा उस पर ही भड़कने लगता है और कहता है मेरे और कवि के बीच ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं था, जिस हक से मैं उसे रोकूं। वो बस यहाँ पर एक मेहमान के तौर पर रह रही थी और अब उसका यहाँ से दाना पानी उठ गया है, इसलिए वो यहाँ से जा रही है। और करण ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर जॉन कवि को घर लेकर जा रहा होता है, तो कवि भी यहाँ पर हर जगह करण को ढूंढ रही होती है, पर करण उसे छोड़ने नहीं आता, दूर से ही उसे देखता है क्योंकि वो चाहकर भी कवि के करीब नहीं जा सकता और न ही उसे रोक सकता है। इधर वान ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है कि फाइनली कवि करण के लाइफ से बाहर चली गई और वो उसका जश्न
बनाने के लिए उसके रूम में जाती है तो वहाँ पर उसकी नजर कवि के लेटर पर पड़ती है जो उसने करण के लिए लिखी हुई होती है। तो वान उस लेटर को पढ़कर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उस लेटर में कवि ने अपनी दिल की सारी बातें लिखी होती है जो वान बिल्कुल भी नहीं चाहती करण के हाथ लगे, इसलिए वो उस लेटर को फाड़ कर खिड़की से फेंक देती है कि तभी वहाँ पर नच आ जाती है और वो वान से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने खिड़की से क्या फेंका। तो वान यहाँ पर बहाना बनाने लगती है और कहती है मैं ऐसे ही इस रूम में आई थी और मैंने खिड़की से कुछ भी नहीं फेंका, और वान बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। पर नच को वान की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो नीचे जाकर उन सारे लेटर्स के सारे टुकड़ों को समेट कर रखती है क्योंकि उसे लगता है कि इस लेटर में कुछ ऐसा है जो वान छुपा रही है। आगे जॉन कवि को घर तो लेकर आ जाता है पर कवि का घर पर बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा होता, वो बेचारी करण को ही मिस कर रही होती है। पर जॉन बहुत ही खुश होता है कि कवि अब उसके पास है और उसके पास अब एक मौका है कवि से अपने दिल की बात कहने का, इसलिए वो पूरी कोशिश करता है कवि को खुश रखने का, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का। इधर करण अपने सारे बंदों को तैयार करता है ताकि वो चोरों के सरदारों की गैंग को पकड़ सके और उन्हें सबक सिखा सके। तो वान ये सारी बातें सुन लेती है और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जाकर अपने पापा को दे आती है। वेल हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि खेम की मौत नहीं हुई है, वो अभी भी जिंदा है क्योंकि वान ने उसे ऐसी जगह पर मारा होता है जिस वजह से उसकी जान बच गई होती है, पर इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता। आगे मॉन्ग कहता है ये करण हमारी लाइफ में कुछ ज्यादा ही मुश्किलें पैदा कर रहा है, इसलिए अब इसे रास्ते से हटाना ही होगा। तो वान कहती है पापा अगर आपने उसे इतनी आसानी से रास्ते से हटा दिया तो उसे फिर कोई तकलीफ ही नहीं होगी। मैं उसे तिल तिल कर मारना चाहती हूँ, उसने जो मेरे साथ किया है मैं उसका बदला लेना चाहती हूँ, इसलिए उसे मारने के बजाय उसके अपनों को मारिए जिसे उसे सबसे ज्यादा दुख होगा और वो तिल तिल कर मरेगा, उसके बाद करण को जान से मार डालना। तो मॉन्ग कहता है ठीक है बेटा जैसा तुम कहो। इधर करण को कवि की बहुत ही याद आ रही होती है तो वो दूर से ही कवि को देखता है, उसके पास नहीं जाता क्योंकि वो चाहकर भी कवि के पास नहीं जा सकता कि तभी वहाँ पर जोई करण को देख लेता है। तो जोई ये बात कवि को बताने ही वाला होता है कि तभी करण उसे साइड में लेकर जाता है और कहता है कि तुम इस बारे में कवि को कुछ भी नहीं बताओगे कि मैं उससे मिलने के लिए आया था। तो जोई कहता है लेकिन ऐसा क्यों? तो करण कहता है जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जोई कहता है जब कभी दीदी वापस आ रही थी तो वो हमें भी यहाँ पर अपने साथ लेकर आ गई। तो करण कहता है ओ ऐसी बात है, वैसे मुझे तुमसे एक काम है, क्या तुम मेरा काम करोगे? तो जोई कहता है हाँ बॉस मैं आपके सारे काम करूंगा, बताइए आपको क्या काम है? तो करण कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहकर कभी की देखभाल करो और कभी कभी भी किसी मुसीबत में पड़े तो सबसे आकर पहले तुम मुझे बताओ, और हाँ कभी और जॉन को कभी भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने मत देना, जब भी वो दोनों साथ हो तुम उन दोनों को अलग कर देना, तुम मेरा इतना काम तो करोगे ना? तो जोई कहता है ठीक है बॉस मैं आपका ये काम कर दूंगा। इधर कभी को खाना बनाते टाइम करण की याद आ रही होती है कि वो किस तरह करण के साथ टाइम स्पेंड किया करती थी, जिसे याद करके वो अपना हाथ काट लेती है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और कभी को कहता है कभी तुम्हारा ध्यान कहाँ है, देखो तुमने अपना हाथ काट लिया ना? तो कभी कहती है बस अचानक से हो गया। कि तभी वहाँ पर जोई आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देखकर उसे करण की बातें याद आती है, तो वो करण की बातों पर अमल करने के लिए उन दोनों को अलग कर देता है और कवि को अपने साथ लेकर चला जाता है और कवि को कहता है कि अब बाहर ही घूमो, उस जॉन के साथ अंदर मत जाना। और जोई ये कहकर वहाँ से चला जाता है और कवि को जोई की बातें समझ में नहीं आती, आखिरकार ये बच्चा कह क्या रहा है। इधर क्वान सब्जी लेने के लिए जंगल जाती है तो वहाँ पर खेम क्वान सब्जी लेने के लिए जंगल जाती है तो यहाँ पर खेम इस मौके का फायदा उठाकर क्वान पर हमला कर देता है और उसे अधमरी हालत में उसी जंगल में छोड़कर चला जाता है। इधर नच को अपनी आंटी की बहुत ही फिक्र हो रही होती है क्योंकि वो इतनी देर से जंगल से बाहर ही नहीं आई हुई होती है, तो वो तवान को कहती है कि वो आंटी को ढूंढ कर लाए। तो तवान आंटी को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है तो वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि आंटी कहीं गायब हो गई है, उनका सामान वहीं पर है पर आंटी वहाँ पर नहीं है। तो नच ये बातें सुनकर पूरी तरह से डर जाती है। आगे तवान इस बारे में करण को भी बता देता है तो वो लोग मिलकर जंगल में आंटी को ढूंढने के लिए जाते हैं। तो जंगल में करण को क्वान मिल जाती है जो अधमरी हालत में पड़ी हुई होती है। तो करण अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। आगे वो लोग उसे घर लेकर आते हैं तो यहाँ पर नच अपनी आंटी की ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। आगे डॉक्टर भी आते हैं और क्वान का इलाज करते हैं और यहाँ पर डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि मैंने क्वान का इलाज तो कर दिया है पर इसका बहुत ही खून बह गया है जिस वजह से इसकी हालत ठीक
ठीक नहीं है। तो करण जब ये सारी बातें सुनता है तो उसे क्वान के लिए बहुत ही बुरा लगता है। आगे तवान करण को कहता है कि हमें इस बारे में कवि को बता देना चाहिए, पर करण इस बात पर इनकार कर देता है और तवान को ऑर्डर देता है कि अगर उसने इस बारे में कवि को कुछ भी बताया तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि करण नहीं चाहता कि कवि इन सारे झमेले में पड़े। इधर मोंग और उसकी टीम ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि करण इस हादसे की वजह से उन लोगों के काम में टांग अड़ाना बंद कर देगा, जिस वजह से वो लोग बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। पर उन्हें क्या पता कि करण इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला जितना वो लोग समझ रहे हैं। दूसरी तरफ करीबात चौन के गांव पहुंच जाता है तो उसके पीछे साकोन भी उस गांव में पहुंच जाता है, क्योंकि उसे करीबात से अपना बदला लेना होता है। और करीबात भी आजकल उन लोगों के मामले में कुछ ज्यादा ही टांग अड़ा रहा हो और उन लोगों को लग रहा होता है कि करीबात बहुत जल्द उन लोगों का सारा भंडार सबके सामने फोड़ देगा। इसलिए यहाँ पर साकोन करीबात को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करता है और उसे उसी गाँव में घेर कर जान से मारने की कोशिश करता है और उसे अधमरे हालात में वहीं पर छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने करीबात का किस्सा खत्म कर दिया। पर ये सब साकोन की भूल होती है, क्योंकि जिस इंसान को भगवान बचाने वाला होता है उसे कोई भी नहीं मार सकता। कि तभी उस रास्ते से मिंग जा रहा होता है और वो करीबात को ऐसे हालात में देख लेता है तो वो उसे घर लेकर जाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाता है, जिस वजह से करीबात की जान बच जाती है। इधर वान आधी रात को जंगल से घर आती है तो नच वान को ये सब करते हुए देख लेती है और वो वान से पूछती है कि तुम कहाँ से आ रही हो। तो यहाँ पर वान झूठ बोलती है कि वो बाहर टहलने के लिए गई थी, पर नच को वान की बातों पर यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि वान पक्का कुछ न कुछ जरूर छुपा रही है। दूसरी तरफ साकोन सुजाता को बताता है कि उसने करीबात का किस्सा खत्म कर दिया, इसलिए अब कोई भी टेंशन नहीं है। अब किसी को भी नहीं पता चलेगा कि पॉल के साथ उस दिन क्या हुआ था और इसका सारा इल्जाम कवि पर जाएगा। तो सुजाता ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और अपने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ाने लगती है, लेकिन तभी उसकी दोनों बेटियां उसे रंगे हाथ ये सारा कारनामा करते हुए देख लेती है और वो अपनी माँ पर बहुत ही गुस्सा करती है कि आखिरकार वो ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। तो सुजाता को अपनी बेटी की बातों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहती, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम लोग मेरी माँ नहीं हो, इसलिए मुझे लेक्चर देना बंद करो और मुझसे तमीज से बात करो। पर सुजाता की बेटियों को अपनी माँ पर इतना गुस्सा आता है कि वो लोग मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है, पर सुजाता को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे करीबात को होश आता है तो वो बाहर निकलता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात कवि से हो जाती है। तो करीबात जैसे ही ये जानता है कि वो जिस इंसान से मिलने के लिए इस गाँव में आ रहा था वो इंसान यही लोग है और वो उसी के घर पर इतने दिनों से है, ये बात जानकर तो उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि अब उसके पास एक मौका होता है पॉल के केस की गुत्थी को सुलझाने का। तो यहाँ पर जॉन उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथ ये हादसा कैसे हुआ। तो यहाँ पर करीबात उन लोगों के साथ रहने के लिए झूठ बोलता है कि मैं एक टूरिस्ट हूँ और रास्ते में कुछ चोरों ने मेरा सारा सामान भी लूट लिया, जिस वजह से अब मेरे पास ना ही पैसे हैं और ना ही आईडी। तो जॉन कहता है, कोई बात नहीं, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम यहीं पर रहो। तो करीबात ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। इधर करण नच को बताता है कि मुझे लगता है कि हमारे बीच उन चोरों के सरदारों का एक खबरी है जो यहाँ की सारी खबरें उन लोगों को पहुँचा रहा है। तो नच जब ये सारी बातें सुनती है तो उसका सीधा शक वान पर ही जाता है और वो इस बारे में करण को बताने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर सैंग आ जाता है और करण को बताता है कि गांव पर फिर से हमला हुआ है, जिस वजह से नच ये बात करण को नहीं बता पाती और करण गांव वालों की हेल्प करने के लिए गांव चला जाता है। आगे सारे गांव वाले मिलकर उन सारे चोरों के सरदारों को पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनसे इंफॉर्मेशन ले सके और उनके असली सरदार तक पहुंच सके। इसलिए वो लोग रात दिन पूरे गांव की पहरेदारी देते हैं ताकि किसी को भी उन चोरों की वजह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इन सब के चक्कर में सैंग और तवान की हालत बुरी तरह से खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो लोग हार नहीं मानते और उनकी मेहनत रंग लाती है और उन्हें चोरों के सरदार के कुछ गुंडे मिल जाते हैं। तो वो लोग उस बंदे को पुलिस के हवाले कर देते हैं ताकि पुलिस वाले उन लोगों से सच्चाई बाहर निकलवा सके। इधर तवान नच को बताता है कि हमारे बॉस अब पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहे, पहले तो वो हंसा भी करते थे लेकिन अब तो वो बिल्कुल भी नहीं हंसते। कवि के जाने के बाद वो पूरी तरह से बदल गए हैं। वो हमेशा अपने आप को काम में बिजी रखते हैं और खुद को थकाते रहते हैं। मुझे बॉस के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। तो नच जब ये सारी बातें सुनती है तो वो सीधा कवि के पास जाती है और उसे कहती है कि करण की हालत बहुत ही खराब है, इसलिए वो वापस आ जाए। तो कवि कहती है, मैं वापस क्यों आऊँ जब वहाँ का मालिक ही मुझे वहाँ पर नहीं देखना चाहता, और वैसे भी मैंने करण को एक लेटर लिखा था, उसने उसका जवाब अभी तक नहीं दिया, इसका मतलब तो यही है ना कि वो मुझे नहीं चाहता। तो नच जैसे ये बात सुनती है कि वो लेटर किसी और ने नहीं बल्कि कवि ने करण के लिए लिखा था जिसे वान ने फाड़ कर नीचे फेंक दिया, तो वो ये बात सीधा कवि को बताने ही वाली होती है कि वो लेटर करण को मिला ही नहीं जिसके बारे में वो बात कर रही है। उससे पहले ही वहाँ पर मिंग आ जाता है उसे ये बताने के लिए कि उसके घर से एक लेटर आया है। तो कभी भी नच की पूरी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। आगे कभी जब वो लेटर पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि पुलिस
वाले उसके पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि पुलिस वालों को लगता है कि वो गुनहगार है। तो कभी ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से पैनिक करने लगती है। तो यहाँ पर जॉन उसे संभालता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। इधर कड़ी बात पे ये सारी बातें सुन लेता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सारा माजरा क्या है। तो कड़ी बात इस गाँव में रहकर कभी के क्लोज जाने की कोशिश करता है और उसे उसके बारे में जांच पड़ताल करने की कोशिश करता है, पर कड़ी बात को ज्यादा कुछ पता नहीं चलता क्योंकि कभी उसके सामने अपने बारे में कुछ बताती ही नहीं। इधर नच कभी के उस लेटर के फाड़े हुए टुकड़ों को एक करने की कोशिश करती है ताकि वो ये जान सके कि आखिरकार कभी ने करण के लिए ऐसा क्या लिखा था जिसे वान ने फाड़ कर खिड़की से फेंक दिया। इधर करण को भी कभी की हर जगह याद आती है तो उसकी नजर एक बुक पर पड़ती है जो कभी को बहुत ही पसंद होती है। तो करण उस बुक को लेकर जॉय के पास जाता है और जॉय को कहता कि वो ये बुक जाकर कभी को दे दे, पर जॉय ये काम करने से मना कर देता है और कहता है अगर आपको देना ही है तो आप खुद जाकर दे दीजिए। तो करण यहाँ पर जॉय को घूस के तौर पर एक कुत्ते का पिल्ला देता है और कहता है मैंने तुम्हें कितना प्यारा गिफ्ट दिया इसलिए अब मेरा काम करो और जाकर ये बुक कभी को दे आओ, ठीक है। तो जॉय ये बुक जाकर कभी को दे तो देता है पर यहाँ पर आकर वो करण का भंडा भी फोड़ देता है कि ये बुक करण ने दी है। तो कभी को भी गुस्सा आ जाता है और वो करण के पास जाती और कहती है तुम्हें तो मुझसे कोई मतलब नहीं रखना तो फिर मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो, ये बुक लो और अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी बुक की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर फिर से इन दोनों में तू मैं हो जाती है और इन दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे को अपनी शकल ना दिखाने का वादा कर देते हैं और एक दूसरे से ना बात करने का भी, और उसके बाद ये दोनों मुंह फुलाकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मुझे इन दोनों की समझ में नहीं आती, अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो जाकर एक दूसरे को कह क्यों नहीं देते। इधर चौन भी उन दोनों को बात करते हुए देख लेता है तो चौन सीधा करण के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे पता है तुम और कभी पति पत्नी नहीं हो, तुम दोनों ने दुनिया के सामने दिखाने के लिए बस पति पत्नी होने की एक्टिंग की थी, इसलिए मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मैं कभी से बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो करण जब ये बात सुनता है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने दिल को स्ट्रॉन्ग करके चौन को कहता है भाई मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूँ, कभी को तुम जैसा अच्छा लड़का इस दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा साथ में खुश रहो। और यहाँ पर करण उन दोनों को ब्लेसिंग्स देकर वहाँ से चला जाता है। इधर कई बार चोरी छुपे कभी के रूम में घुस जाता है ताकि वो वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सके, तो उसे एक क्लू मिलता है जिसे वो देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। इधर चौन कभी को प्रपोज करने का प्लान बना लेता है। जब ये बात जॉय को पता चलती है तो वो कभी और चौन को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है। तो चौन ये सब देखकर पूरी तरह से समझ जाता है कि ये बच्चा जानबूझकर उसे कभी से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। तो चौन यहाँ पर जॉय से पूछ ही लेता है कि आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो और किसके कहने पर। पहले तो जॉय चौन को कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जब चौन उसे धमकी देता है तो यहाँ पर जॉय फटाफट अपना मुंह खोलने लगता है और वो यहाँ पर चौन को बता देता है कि करण ने मुझे कहा था कि मैं आपको और कभी को एक दूसरे से दूर रख। जब जॉन ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। आगे जॉन कभी को एक प्यारी सी जगह पर लेकर जाता है और वहाँ जाकर उसे अपने दिल की सारी बातें कह देता है कि वो उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है और उसके साथ अपना घर बसाना चाहता है। तो कभी ये सारी बातें सुन तो लेती है पर इसका क्या जवाब देती है ये अभी भी सस्पेंस है जो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। इधर जॉय भी उन लोगों की सारी बातें सुन लेता है और जॉय को पता चल जाता है कि चौन ने यहाँ पर कभी को प्रपोज कर दिया है। तो जॉय ये बात सीधा जाकर करण को बता दे कि वो अपना वादा नहीं निभा सका और वो दोनों करीब आ गए। जब करण ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से टूट जाता है पर वो चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाता। दूसरी तरफ वान फिर से अपने पापा से मिलने के लिए खंडर जा रही होती है और इस बार नच वान को जाते हुए देख लेती है। तो वो इस राज का पता लगाने के लिए वान का पीछा करती है। तो वान नच को अपने पीछे आते हुए देख लेती है तो वो जानबूझकर नच को अपने पीछे लेकर आती है ताकि वो उसे खंडर में कैद करके सबक सिखा सके। आगे नच को जब पता चलता है वान भी चोरों के सरदारों से मिली हुई है और उसके पापा ही चोरों का सरदार है और खेम अभी तक मरा नहीं बल्कि जिंदा है, ये सब देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। आगे वो लोग नच को भी वहाँ पर जंजीर में बांध कर रख देते हैं ताकि वो इस खंडर से बाहर ना जा सके। तो बेचारी नच वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं भाग पाती कि तभी उसकी नजर एक कंकाल पे पड़ती है और वो कंकाल किसी और का नहीं बल्कि करण की बहन रंफा का होता है, जिसे देखकर नच के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो अपनी आंटी की ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रोती है।